बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर आर्गुमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक रूल्स एंड प्रिंसिपल इज डिस्टिंग्विश एन आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। यानी आपने कोई भी आर्गुमेंट है तो हम उसको किसी रूल की बेस पे, किसी फैक्ट की बेस पे, किसी प्रिंसिपल की बेस पे बता रहे होते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्गुमेंट: यू हैव intuitive idea about argument. When you are talking with your friend, you give argument. Sometimes you say to your friend, what are you saying has no logic. It means you are saying that your argument is not valid. जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो किसी टॉपिक पे, तो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। तो जिसके भी पॉइंट्स में वजन होता है वो क्या करता है, दूसरे को कन्विंस कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, लॉयर इन कोर्ट ड्यूरिंग द trial to defend client give argument, judge decision is also based on lawyer arguments. If its argument is valid, then decision will be in his favor. तो कोर्ट में भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि एक दो पार्टीज होती हैं, दोनों के लॉयर्स क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स पास कर रहे होते हैं। तो जो भी साइड ज्यादा अच्छे एविडेंस देती है, ज्यादा अच्छे दलाइल देती है, ज्यादा अच्छे प्रूफ्स प्रोवाइड कर देती है, तो जज क्या करता है, उसी की फेवर में डिसीजन दे देता है। तो आपके आर्गुमेंट्स के लिए लॉजिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल देखते हैं। अ स्ट्रिक्ट टीचर कीप्स मी अवेक, आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्लास। पहली स्टेटमेंट, पहली प्रोपोजिशन हमें क्या बता रही है कि एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। क्या जेनेरिक स्टेटमेंट है? कोई स्ट्रिक्ट टीचर होता है, उसकी क्लास में हम जागते रहते हैं। बिल्कुल ये नेचुरल है कि जो भी उस्ताद सख्त होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसकी क्लास में अटेंटिव रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं कि कहीं कोई सवाल ना आ जाए, टीचर कुछ पूछ ना ले। तो इसलिए हमें क्लास में अटेंटिव होकर बैठना पड़ता है। आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर क्लास। आगे वो क्या कह रहा है कि मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की क्लास में क्या रहता हूँ, जागता रहता हूँ। क्यों जागता रहता हूँ? क्योंकि मेरा टीचर स्ट्रिक्ट है। यानी कंक्लूजन क्या निकला, देयर फोर माई डिस्क्रीट स्ट्रक्चर टीचर इज स्ट्रिक्ट। मेरे डिस्क्रीट की जो टीचर है वो क्या है, स्ट्रिक्ट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक छोटी सी आर्गुमेंट की सैंपल आ। फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स वी आर डिक्लेयरिंग प्रेमिसेस ऑन दिस बेसिस, थर्ड लाइन इज गिविंग कंक्लूजन। यानी दो जो आपके पास लाइंस हैं, फर्स्ट टू लाइंस हैं या दो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी बेसिस पे हमारे पास थर्ड जो स्टेटमेंट है वो आ रही है कि मैं स्ट्रिक्ट टीचर हमें क्लास में जगाए रखता है और मैं डिस्क्रीट की क्लास में जागता रहता हूँ। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो डिस्क्रीट का टीचर है वो एक सख्त टीचर है। तो हम इसी को कह रहे हैं कि ये हमारा कंक्लूजन है, और ये जो ऊपर की दो स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे प्रेमिसेस हैं। द आर्गुमेंट प्रेजेंटिंग इज इट्स वैलिड और नॉट। तो हमें ये देखना है कि कोई भी आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट्स। Logic proves everything. An argument is list of statements called premises or assumptions or hypotheses, followed by a statement called the conclusion. जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन, तो हमारे पास बेसिकली आर्ग्यूमेंट में लाजमी नहीं कि दो स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, आठ हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। तो हमने कहा P1 P2 P3 सो ऑन Pn, हमें नहीं पता कितनी स्टेटमेंट्स हैं पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, प्रेमिसेस थे। उन तमाम प्रेमिसेस की बेसिस पे क्या हुआ, एक कंक्लूजन आया जिसको हमने ये ये जो सिंबल साइन आपको नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं, देयरफॉर। सी क्या है, कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे पी प्रेमिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर्गुमेंट्स में हमने क्या देखा कि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती हैं जिन्हें हम प्रेमिसेस कहते हैं, और उनकी बेसिस पे क्या आता है, एक कंक्लूजन आता है। Valid argument. An argument is valid if the conclusion is true and all the premises are true. यानी वो क्या कह रहा है कि जब ये तमाम के तमाम प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी हमारे पास ट्रू हो, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास आर्गुमेंट है वो क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। Alternatively, an argument is valid if conjunction of its premises imply conclusion. यानी P1 फर्स्ट प्रेमिस, सेकंड प्रेमिस, थर्ड प्रेमिस, यानी सबका एंड करें तो क्या आता है, आंसर ट्रू आता है। कि जब आपके पास तमाम प्रेमिसेस का एंड करें यानी उनको कंबाइन करें तो क्या आए, रिजल्ट ट्रू आए, और आपके पास कंक्लूजन भी क्या हो, ट्रू हो।
तो आपके पास क्या आएगा, वैलिड आर्गुमेंट आ जाएगा। इन दिस केस इफ आर्गुमेंट बिकम्स टोटोलॉजी देन वी से द आर्गुमेंट इज वैलिड। तो टोटोलॉजी आई जब तमाम के तमाम आपके पास प्रीमिसेस भी ट्रू थे, कंक्लूजन भी ट्रू थे, तो हमारे पास क्या चीज बन गई, टोटोलॉजी बन गई। P implies Q is mostly true. P implies Q is false whenever P is true and Q is false. ये हमने जब कंडीशनल स्टेटमेंट के टेबल को देखा था तब हमने ये सारी चीजें देखी थी। दैट इज P true, Q false, then P implies Q is false. Note, if all the premises is true, then the conjunction of all the premises is also true. And if the conclusion becomes also true, then the whole implication become true. जब हमारे पास तमाम प्रेमिसेस भी ट्रू हैं, कंक्लूजन भी ट्रू है, इसका मतलब है कि आपके पास आर्गुमेंट क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। Invalid argument. An argument is invalid if the conclusion is false when all the premises are true. यानी तमाम के तमाम प्रेमिसेस तो क्या थे, ट्रू थे, मगर जो कंक्लूजन है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट क्या है, इनवैलिड है। ऑल्टरनेटिवली एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड इफ कंजंक्शन ऑफ इट्स प्रेमिसेस डजंट इंप्लाई कंक्लूजन। यानी अगर आपका जो प्रेमिसेस है वह कंक्लूजन को इंप्लाई नहीं करता, यानी दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों के आंसर्स ट्रू नहीं है, तो वो क्या होंगे, इनवैलिड आर्गुमेंट होंगे। वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट, when our premises conjunction is true and conclusion is false then we say argument is invalid। तो हमने सिंपल सा देखा, वैलिड आर्गुमेंट के लिए जब आपके पास तमाम प्रेमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है तो आपका आर्गुमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। उसके बरक्स इनवैलिड आर्गुमेंट में क्या है कि तमाम प्रेमिसेस तो आपके पास ट्रू हैं मगर कंक्लूजन क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ऐसे आर्गुमेंट को हम इनवैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट फॉर्म, if the premises and the conclusion are statements form instead of statements then the resulting form is called argument form। अब जैसे हमारे पास शुरू में स्टेटमेंट्स की थी, इंग्लिश स्टेटमेंट्स, लेकिन वो कह रहा है कि अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम आर्गुमेंट फॉर्म कहते हैं। इफ P then Q, नेक्स्ट क्या है P और कंक्लूजन क्या है Q, तो ये आपके पास आर्गुमेंट फॉर्म गिवन है। अच्छा जी, चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट फॉर्म, कि किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी हम किस तरह चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपने ज़हनशीन कर लेना है। इनके जरिए हम किसी भी आर्गुमेंट को देख सकते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड। सबसे पहले वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द प्रेमिसेस एंड द कंक्लूजन। जो भी आपके पास आर्गुमेंट गिवन है उसके अंदर क्या होंगे, प्रीमिस होंगे और क्या होंगे, कंक्लूजन होगा। तो वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपने ट्रुथ टेबल बना लेना है जितने भी प्रीमिसेस और कंक्लूजन आपके पास दिया गया है उन सब का। देन सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है फाइंड द रोज इन विच ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, दोस रोज आर कॉल्ड क्रिटिकल रोज। अच्छा, तो आपने क्या करना है, उन रोज को, प्रीमिसेस की उन रोज को जिनमें तमाम वैल्यूज ट्रू होंगी, आइडेंटिफाई कर लेना है। ऐसी रोज को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रोज कहते हैं। स्टेप नंबर 3, if in each critical row the conclusion is true then the argument form is valid। हर क्रिटिकल रो में, यानी हर वो रो जिसमें प्रेमिसेस की तमाम वैल्यूज क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं, और साथ में अगर कंक्लूजन की वैल्यू भी ट्रू है तो आपके पास जो आर्गुमेंट फॉर्म होगी वो क्या होगी, वैलिड होगी। बी क्या कह रहा है, इफ देर इज अ रो इन विच कंक्लूजन इज फॉल्स देन द आर्गुमेंट फॉर्म इज इनवैलिड। लेकिन एक केस ऐसा आ जाता है कि आपके पास तमाम प्रेमिसेस यानी क्रिटिकल रो की तमाम वैल्यूज तो ट्रू हैं मगर कंक्लूजन की वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट इनवैलिड। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। शो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर्म इज वैलिड। P implies Q, फर्स्ट प्रेमिस है हमारे पास, P is another premise and the third is conclusion। हमारे पास आर्गुमेंट फॉर्म गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका। तो हमने क्या किया, इसका ट्रुथ टेबल बना दिया। P और Q आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, हमें पता है Q को हम फर्स्ट टाइम ट्रू फॉल्स लिख लिया, P में हमारे पास 2 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स आ गया। जो पहला प्रेमिस हमारे पास गिवन था वो P implies Q था, तो आपको ये करने से पहले क्या आने चाहिए, इंप्लीकेशन के रूल्स आने चाहिए कि किस तरह हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इंप्लीकेशन के लिए। अच्छा जी, P implies Q, यानी P is dependent on Q। if Q is true P is true। Q की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू आ गया।
Q की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। इफ Q इज फॉल्स देन P इज फॉल्स, सो P implies Q इज फॉल्स। Q की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ट्रू है। व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर फॉल्स तो आपके पास P implies Q आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रेमिस क्या गिवन था, P की हमने वैल्यू एज इट इज लिख दी क्योंकि हमें इसमें कुछ फाइंड नहीं करना, तो हमने P के ही वेरिएबल को एज इट इज लिख दिया एज ए प्रेमिस। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन गिवन है। कंक्लूजन में भी हमने कोई चीज नहीं ड्राइव करनी, बल्कि हमने Q लिखना है, तो Q की वैल्यू एज इट इज हमने लिख दी। सेकंड स्टेप, आपने क्रिटिकल रोज को फाइंड करना है। तो क्रिटिकल रोज कौन सी रोज हैं, जिनमें प्रेमिसेस की तमाम वैल्यूज ट्रू हो। सबसे पहले इन दो प्रेमिसेस की वैल्यूज देखते हैं। पहली रो ट्रू है, ठीक है, इसे हमने हाईलाइट किया, इट्स आवर क्रिटिकल रो। नाउ सेकंड रो में एक वैल्यू फॉल्स है, एक वैल्यू ट्रू है, ये क्रिटिकल रो नहीं है। थर्ड में पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, ये भी क्रिटिकल रो नहीं है। फोर्थ में ट्रू है और फॉल्स, ये भी हमारी क्रिटिकल रो नहीं। तो इसका मतलब है कि इस टेबल में हमारे पास सिर्फ एक क्रिटिकल रो है। अच्छा, अब उस क्रिटिकल रो के अगेंस्ट आपने कंक्लूजन की वैल्यू को चेक करना है। यहाँ पे कंक्लूजन की वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अब क्या वैलिड है, अब ये आर्गुमेंट हमारे पास वैलिड है या इनवैलिड, ये हमारे पास एक वैलिड आर्गुमेंट है। एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड आर्गुमेंट, शो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर्म इज इनवैलिड। यहाँ पे भी हमारे पास दो प्रेमिस गिवन है, P implies Q, सेकंड इज Q एंड कंक्लूजन इज P। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे। पी क्यू आपके पास वेरिएबल आ गए, P implies Q निकाल लिया, Q आपके पास हमने कुछ टाइप नहीं था, Q की वैल्यूज एज इट इज लिख दी, P भी हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि देखें इसमें हम कुछ फाइंड नहीं कर रहे, यानी कोई एंड और ऑपरेटर यूज नहीं करना, हमें जस्ट उसने सिंपल कहा है कि एज इट इज ले लें P और Q को। सेकेंड स्टेप, आपने क्रिटिकल रोज को फाइंड करना है। तो हमने प्रेमिसेस को देखा, पहली प्रेमिस की वैल्यू रो में देखें, दोनों वैल्यूज ट्रू आ रही हैं, तो पहली हमारी रो भी क्या हो गई, क्रिटिकल रो हो गई। सेकेंड रो को हमने देखा तो दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं है, ये भी क्रिटिकल रो नहीं है। थर्ड में अगेन हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू आ गई, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रो है। फोर्थ में भी हमारे पास दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्रिटिकल रो नहीं है। अब जो दो क्रिटिकल रोज हमारे पास आ गई हैं, फर्स्ट और थर्ड, अब हमने इन दोनों रोज के अगेंस्ट चेक करना है कंक्लूजन की वैल्यू। फर्स्ट क्रिटिकल रो के अगेंस्ट जब हमने कंक्लूजन की वैल्यू चेक की तो ये क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। बट जब हमने सेकंड क्रिटिकल रो के अगेंस्ट कंक्लूजन की वैल्यू को चेक किया तो वो आ रही है फॉल्स। इसका क्या मतलब है, जितनी भी आपके पास क्रिटिकल रोज आएंगी उन सब की वैल्यूज का ट्रू आना लाजमी है फॉर वैलिड आर्गुमेंट। मगर यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, एक वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो दोनों का अगर हम एंड करें तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो आर्गुमेंट क्या हो गया, इनवैलिड। यूज ट्रुथ टेबल टू डिटरमिन द आर्गुमेंट फॉर्म। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में क्या दी हुई है, आर्गुमेंट फॉर्म दी हुई है। तीन हमारे पास प्रेमिसेस हैं और एक क्या है, कंक्लूजन है। अब वो कह रहा है इज वैलिड और इनवैलिड, क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड। तो वही काम करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, P और Q, क्योंकि ये क्या हमारे पास फर्स्ट प्रेमिस है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, निगेशन Q का एक कॉलम बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, P implies निगेशन Q निकाल लेंगे। हमारे पास P भी है, हमारे पास R भी है, तो P implies R का कॉलम आ जाएगा और R कंक्लूजन में हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन आ रही है। तो तमाम प्रेमिसेस और कंक्लूजन लिखने के बाद सेकंड स्टेप इज फाइंड द क्रिटिकल। तो हमने जब क्रिटिकल रोज इन तीन प्रेमिसेस की वैल्यूज को चेक किया तो हमारे पास तीन क्रिटिकल रोज आ गए। अब इन तीन क्रिटिकल रोज के अगेंस्ट हमने क्या करनी है, कंक्लूजन की वैल्यू चेक करनी है। ये पहली वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। दूसरी क्रिटिकल रो के अगेंस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। थर्ड क्रिटिकल रो के अगेंस्ट वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम तीनों वैल्यूज का एंड करें तो आंसर क्या आता है, फॉल्स। क्यों आना चाहिए, हमने कहा था कंजंक्शन ऑफ ऑल द प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रू नहीं है, बल्कि एक वैल्यू फॉल्स है, सो वी कैन से द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। वर्ड प्रॉब्लम, लास्ट अभी जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं उसमें हमारे पास आर्गुमेंट फॉर्म गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है।
देखते हैं कि हमारे पास क्या आर्गुमेंट है। इफ तारिक इज नॉट ऑन टीम ए देन हमीद इज ऑन टीम बी। इफ हमीद इज नॉट ऑन टीम बी देन तारिक इज ऑन टीम ए। कंक्लूजन, तारिक इज नॉट ऑन टीम ए और हमीद इज नॉट नॉट ऑन टीम बी। सबसे पहले जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपके पास कितनी स्टेटमेंट यानी कितनी प्रोपोजिशंस गिवन है। तो हमने देखा हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स गिवन है, ओनली टू। तारिक इज नॉट ऑन टीम ए और हमीद इज ऑन टीम बी, दोनों को हमने पॉजिटिव कर लिया। तारिक है टी से डिनोट कर दिया, हमीद को एच से कर दिया। तो टी इज इक्वल टू तारिक इज ऑन टीम ए, एच इज इक्वल टू हमीद इज ऑन टीम बी। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशंस का पता है तो आप क्या कर लेंगे, उनको वेरिएबल असाइन कर लें। सेकंड स्टेप आपने इनको क्या करना है, सिंबॉलिकली कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले दोबारा हम देखते हैं स्टेटमेंट कोई। इफ तारिक इज नॉट ऑन टीम ए, तो ये क्या बन गया, निगेशन टी। देन हमीद इज ऑन टीम बी, देन इफ दोनों आ रहा है इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल यूज करेंगे एरो, और क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। मीन्स निगेशन टी इंप्लाइज एज। ये क्या है आपके पास, फर्स्ट प्रेमिस है। नेक्स्ट, इफ हमीद इज नॉट ऑन टीम बी देन तारिक इज ऑन टीम ए। क्या आ गया, ये भी हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। निगेशन एज इंप्लाइज टी, ये आपके पास सेकंड प्रेमिस आ गया। अब आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, कंक्लूजन। तारिक इज नॉट ऑन टीम ए, निगेशन टी। अब यहाँ पे देखो और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, सिंबॉलिकली हम और वेल साइन यूज कर लेंगे। हमीद इज नॉट ऑन टीम बी, निगेशन एज, तो आपके पास सिंबॉलिकली फॉर्म में कंक्लूजन भी आ गया। तो ये आपके पास एक आर्गुमेंट फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने बाकी सारे स्टेप सेम वैसे ही करने के, ट्रुथ टेबल बनाना है, क्रिटिकल रो को फाइंड करना है और उसके अगेंस्ट कंक्लूजन की वैल्यू को चेक करना है। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को ट्रांसलेट करना आएगा यानी उनको प्रोपोजिशनल वेरिएबल सही असाइन किए होंगे, देन आप ये आर्गुमेंट फॉर्म भी सही बनाएंगे। अगर आपकी आर्गुमेंट फॉर्म गलत होगी तो नेक्स्ट जो भी आप काम करेंगे वो गलत होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं आती ट्रांसलेशन और प्लस सिंबॉलिकली कन्वर्जन, तो आप लोग शुरू से लेक्चर स्टार्ट से सुनना शुरू करें और उनकी प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा पहला स्टेप था, हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। तो ये तीन दो हमारे पास प्रेमिसेस थे, ये फोर्थ निगेशन टी और निगेशन एच हमारे पास कंक्लूजन था। प्रेमिसेस की हमने वैल्यूज देखी कहाँ कहाँ पे, यानी सेकंड स्टेप क्रिटिकल रो को फाइंड किया तो हमारे पास तीन लगातार क्रिटिकल रोज आए हैं। फोर्थ हमारे पास क्रिटिकल रो नहीं है। अब तीनों स्टेप नंबर 3 क्रिटिकल अगेंस्ट के रोज के अगेंस्ट हमने कंक्लूजन की वैल्यू को चेक किया। तो पहली वैल्यू फॉल्स आ रही है और रिमेनिंग टू हमारे पास क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो अगर हम इन तीनों का एंड करें तो क्या आता है, नॉट आता है। और वैसे भी हमने कहा था तमाम वैल्यूज का ट्रू आना लाजमी है, अगर आएंगी तो ही हमारे पास आर्गुमेंट क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज क्या होगा, इनवैलिड। तो ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड आर्गुमेंट। नेक्स्ट, if at least one of these two number is divisible by 6, then the product of these two number is divisible by 6. Neither of these two number is divisible by 6. Therefore, the product of these two number is not divisible by 6. फिर वही काम कि जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो तो आपने पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट्स देखनी है कि आपके पास कितनी स्टेटमेंट्स गिवन है। तो जब मैंने गौर से देखा तो मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, यानी वेरिएबल असाइन कर दिया, यानी हमने प्रोपोजिशनल वेरिएबल कर दिए। देख लिए, तो p को हमने असाइन क्या किया, इफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया q के साथ, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जब आपके पास प्रोपोजिशनल वेरिएबल आ गए देन आप इनको क्या कर सकती हैं, इनकी आर्गुमेंट फॉर्म बना सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से इसकी आर्गुमेंट फॉर्म बनाते हैं बाय यूजिंग propositional variable. If at least one of these two number is divisible by 6, then the product of these two number is divisible by 6. क्या लगता है आपको, ये क्या है, सोचें गौर करें। मुझे तो लग रहा है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इज डिनोटेड बाय पी, तो ये क्या आ गया, पी, देन पे क्या लग गया, एरो का सिंबल। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ
these two number is denoted by Q, तो क्या आ गया, P implies Q, यानी फर्स्ट premise is P implies Q। अब आगे क्या कह रहा है वो, neither of these two number is divisible by 6, यानी कोई इन दोनों नंबरों में से कोई भी divisible by 6 नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रीमिस है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। neither of these two number, at least one of these two number P, तो ये क्या आ गया, निगेशन P। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो क्यू हमने किससे डिनोट किया था, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टेटमेंट को नेगेटिव कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, निगेशन क्यू। तो हमारे पास आर्गुमेंट फॉर्म आ गई, P implies Q, निगेशन P, कंक्लूजन निगेशन Q। जब आपके पास आर्गुमेंट फॉर्म सही आ गई तो देन उसके पास जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो आपके पास सेम रहेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली चीज, सबसे पहले आपने प्रोपोजिशनल वेरिएबल देखने हैं और उसके बाद उसके उनको यूज करते हुए आर्गुमेंट फॉर्म बनानी है, क्योंकि अगर ये सही होगा देन आपके पास ट्रुथ टेबल भी सही आएगा और आंसर भी सही आएगा। अगर आर्गुमेंट फॉर्म ही आपके पास गलत आई तो ना तो ट्रुथ टेबल ही सही होगा और ना ही आंसर सही आएगा। हमने ट्रुथ टेबल बना लिया प्रेमिसेस और कंक्लूजन को यूज करते हुए। सेकंड स्टेप, क्रिटिकल रो को फाइंड किया, ये दो हमारे पास क्रिटिकल रोज थी, तो दोनों दो क्रिटिकल रोज के अगेंस्ट हमने क्या किया, वैल्यूज को चेक किया कंक्लूजन। तो एक वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट, अब हम जो सैंपल देख रहे हैं वो भी हमारे पास क्या वर्ड प्रॉब्लम है। इफ आई गॉट एन ईद बोनस आई विल बाय अ स्टीरियो, इफ आई सेल माई मोटरसाइकिल आई विल बाय अ स्टीरियो। कंक्लूजन, therefore if I get an ETH bonus or I sell my motorcycle then I will buy a stereo। इसमें हमने क्या किया, आपको स्टेटमेंट्स को वेरिएबल असाइन कर दिया, आसान काम। हर तरह से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल की थी उसमें आपने खुद ही से क्या किया, प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स देखे, यानी पहले स्टेटमेंट्स देखी और उनको आपने लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमारे पास प्रोपोजिशनल वेरिएबल हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, आर्गुमेंट फॉर्म बना लिया। अब हमारे पास इस तरह भी है कि डायरेक्ट आपके पास प्रोपोजिशनल वेरिएबल गिवन है, जस्ट आपको आर्गुमेंट फॉर्म बनानी है, लेकिन आपको सारी चीजें आनी चाहिए, इसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने देखने हैं कि हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं। इफ आई गॉट एन ईद बोनस, ये क्या आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। आई विल बाय अ स्टीरियो इज अ सेकंड स्टेटमेंट। आई सेल माई मोटरसाइकिल इज द थर्ड स्टेटमेंट। आई विल बाय अ स्टीरियो रिपीट हो रही है, गेट एन ईद बोनस अगेन रिपीट हो रही है, आई सेल माई मोटरसाइकिल रिपीट हो रही है, आई विल बाय अ स्टीरियो। इट्स मीन यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट्स हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं। तीनों स्टेटमेंट्स को हमने तीन वेरिएबल तीन लेटर असाइन कर दिए। ओके, ई को हमने किया आई गॉट एन ईद बोनस, एस इज इक्वल टू आई विल बाय अ स्टीरियो, एम इज इक्वल टू आई सेल माई मोटरसाइकिल। अब आगे हमने क्या करना है, इसको की आर्गुमेंट फॉर्म बनानी है। नेक्स्ट स्टेप इज आर्गुमेंट फॉर्म। अच्छा, फिर जो 12 जाते हैं अपने आर्गुमेंट की तरह, ये क्या है आपके पास, इफ आई गॉट एन ईद बोनस, अगर मुझे ईद पे बोनस मिलता है तो क्या होगा, आई विल बाय अ स्टीरियो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कोई इम्प्लाइज, कोई ओनली, कोई देन का वर्ड नहीं गिवन, मगर एक लॉजिक है कि मैं स्टीरियो तभी खरीदूंगा जब मुझे ईद बोनस मिलेगा, एक कंडीशन डिपेंड कर रही है। तो हमें क्या पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, ई implies एस। नेक्स्ट, इफ आई सेल माई मोटरसाइकिल आई विल बाय अ स्टीरियो। फिर अगेन आपके पास क्या आ गई, एक कंडीशन आ गई कि अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच दूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टीरियो खरीद सकता। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, तो ये भी क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो क्या आ गया, आई सेल माई मोटरसाइकिल, एम implies आई विल बाय अ स्टीरियो, एस। ये हमारे पास सेकंड प्रेमिस भी आ गया। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। इफ आई गेट एन ई बोनस इज डिनोटेड बाय ई, ई ये और गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंबल फॉर्म में, तो ये और का साइन वेल साइन आ गया। आई सेल माई मोटरसाइकिल, एम, आगे क्या आ रहा है, देन।
इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, कहां से कहां तक, आई सेल माई मोटरसाइकिल देन आई विल बाय अ स्टीरियो। तो ये क्या बन जाएगा, ई और सेल माई मोटरसाइकिल, एम इंप्लाइज ई। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट फॉर्म आ गई। ठीक है, जब आर्गुमेंट फॉर्म आ गई तो बाकी तीनों स्टेप तो सेम रहेंगे। ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास E इंप्लाइज S, M इंप्लाइज S, ये दो क्या हैं, प्रेमिसेस हैं। इनको किसी भी चीज से मार्कर से हाईलाइट ऊपर एरो लगा लिया करें ताकि मिक्स ना हो। अब E V M इज नॉट आवर प्रेमिस, तो हमने इसकी वैल्यू नहीं चेक करनी, हमने जस्ट इन दो जो हमारे प्रेमिस हैं उनकी वैल्यूज को चेक करना है। तो जहां जहां पे भी दोनों की वैल्यूज ट्रू आ रही थी हमने उनको हाईलाइट कर दिया। अब थर्ड स्टेप, हर क्रिटिकल रो के अगेंस्ट आपने कंक्लूजन की वैल्यू को चेक किया, तो हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि जब आपके पास तमाम प्रेमिसेस की वैल्यूज ट्रू हो और आपके पास कंक्लूजन की वैल्यू भी ट्रू हो, तो हम कहते हैं कि आर्गुमेंट क्या है, वैलिड आर्गुमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह पेपर में सही तरह से अटेम्प्ट कर सकें क्वेश्चंस को। Remember that the critical rows are those rows where the premises have the truth value t, यानी प्रेमिसेस जो जो हमारे पास गिवन थे वहां पे जिन जिन रोज की वैल्यूज ट्रू आ रही थी वो आपके पास क्या बन गई, क्रिटिकल रोज बन गई। एंड इन ऑल क्रिटिकल रोज कंक्लूजन हैज ट्रूथ वैल्यू टी। Also remember that we say an argument is valid if in all critical rows conclusion has truth value t। तो जब तमाम क्रिटिकल वैल्यू रोज के अगेंस्ट कंक्लूजन की वैल्यू भी ट्रू आए तो हमारे पास क्या होता है, वो आर्गुमेंट वैलिड आर्गुमेंट। नेक्स्ट, a strict teacher keeps me awake. I stay awake in discrete mathematics class. Therefore, my discrete mathematics teacher is strict. तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद हमने उनको लेटर साइन कर दिए, तो हमारे पास टोटल 3 स्टेटमेंट्स आए और तीनों को हमने डिनोट कर दिया डिफरेंट लेटर्स के साथ। टी, माई टीचर इज स्ट्रिक्ट। ए, आई स्टे अवेक। एम, आई एम इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। अब हमने इसकी आर्गुमेंट फॉर्म बनानी है। तो स्ट्रिक्ट टीचर कीप्स मी अवेक, ये क्या है, अब देखो एक ही स्टेटमेंट पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स यानी 2 सेंटेंसेस। ठीक है, टीचर भी स्ट्रिक्ट है और वो क्या करता है, कीप्स मी अवेक। टीचर इज स्ट्रिक्ट एंड कीप मी अवेक, तो इसको हमने बना लिया, पहला प्रेमिस आ गया। आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। अगेन ए, इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। अब इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस सोचें। Therefore, my discrete mathematics class teacher is strict। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, स्ट्रिक्ट टीचर कीप्स मी अवे, एक जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि जो भी सब टीचर होता है वो क्या रखता है, जगाए रखता है। ये क्या है, कंडीशन है कि जितनी भी आपके पास जितने भी सब टीचर होते हैं उनकी क्लास में हम जागते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, टी इंप्लाइज ए, पहला प्रीमिस बन गया। आई स्टे अवेक, मैं जागता रहता हूँ इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, सिर्फ डिस्क्रीट के लेक्चर की क्लास में। आपके मल्टीपल लेक्चर्स हो रहे होते हैं, इंग्लिश का हो रहा होगा, फिजिक्स का हो रहा होगा, कंप्यूटर का हो रहा होगा, इस्लामियत का हो रहा होगा, कोई भी और लेक्चर्स हो रहे हैं। हम किसी और की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं डिस्क्रीट के लेक्चर में सिर्फ जागता हूँ। स्टार्ट के लेक्चर्स में मैंने कहा था कि जब आपके पास लाजमी है कि आप कंडीशन है कि दोनों चीजों का होना जरूरी है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए